प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित में एक सैंपल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों और प्रश्न पत्र के प्रारूप का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न पत्र का अध्ययन करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए चलते हैं प्रश्न पत्र पे। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र के भाग क में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए मिलेंगे आपको। उन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन जो सही उत्तर है उसको आपको टिक करके लिखना है। तो प्रश्न नंबर 1 है संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,99 का परवर्ती कितना होगा? तो अब सबसे पहले तो परवर्ती और पूर्ववर्ती को समझते हैं। पूर्ववर्ती संख्या होती है पहले आने वाली और परवर्ती होती है बाद में आने वाली। तो इसके बाद में क्या आएगा, इसमें एक जोड़ के देखते हैं तो इस अपने आप पता लग जाएगा कि इसके बाद में क्या आएगा। तो यानी कि 1,01,99 में एक जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 की 0, 9 और 1 आंशिक 10 की 0, 1 और 1 आंशिक का 2, 0, 0, 1, यानी कि 1,02,000 हो जाएगी। 199 के बाद में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन क्या है आपका सही उत्तर है, इसको टिक कर देंगे। और आंसर शीट पे इसको कैसे लिखेंगे तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है हमारा और इसका आंसर कितना है, बी आंसर है इसका सही है तो बी उत्तर लिख देंगे। और कितना है ये भी हम लिख देंगे, बी ऑप्शन सही है और 1,02,000 इसका सही उत्तर है। तो ये इस प्रकार हम क्या आंसर शीट पे प्रश्न नंबर डाल के सही उत्तर का ऑप्शन भी लिख देंगे और उत्तर भी लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पत्ती है लिखने की, उसमें क्या है, मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए सही है और इसको लिख भी देंगे कि 10 लाख के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम क्या है प्रश्न पत्र को हल करते चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में आपको पता है कि 1,000 ग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है तो इसका पहले प्रश्न नंबर डालेंगे 3, इसका आंसर सी सही है और कितना है 1,000 ग्राम। प्रश्न नंबर 4 है घन में कितने फलक होते हैं? तो आपको पता है घन जैसे पासा होता है, हम लूडो खेलते वक्त यूज करते हैं, तो उस पर क्या है एक जैसे 6 फलक होते हैं। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं लेकिन वो क्या है एक जैसे नहीं होते। घन में सारे के सारे 6 फलक एक जैसे होते हैं। तो घन के कितने फलक हैं, 6 फलक है। इसका उत्तर क्या है, प्रश्न नंबर 4 का आपका उत्तर है सी, सी लिख देंगे। और कितने फलक हैं, 6 फलक है। तो इस प्रकार हम ऑप्शन ए बी सी डी में से जो सही है वो भी लिख देंगे और आंसर भी लिखते चलेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 है आपका 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब 10 के अभाज्य गुणनखंड 1 गुणा 10 है लेकिन 10 के अभाज्य नहीं है तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। 5 गुणा 2, 5 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 5 दूनी 10 होता है। ये 10 के अभाज्य गुणनखंड है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार 10 गुणा 1 नहीं है क्योंकि 10 अभाज्य नहीं है। 4 गुणा 2 8 होता है, 10 होता नहीं है और 4 अभाज्य भी नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है कि जो संख्याएँ समय और 1 से भाग होती है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं होती, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे क्या है 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएँ हैं। तो इसमें क्या है 5 और 2, 5 दूनी 10 और दोनों अभाज्य संख्या। तो इसका प्रश्न नंबर 5 लिखेंगे और इसका ऑप्शन क्या है, बी उत्तर सही है। और कितना 5 गुणा 2 ये हमारा क्या है राइट आंसर होगा। इस प्रकार उत्तर लिखते चलेंगे। आगे प्रश्न नंबर 6 है आपका 19/3 को मिश्रित भिन्न के रूप में। तो आपको पता होगा कि भिन्न है वो उचित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न होती है। इस प्रकार क्या है मिश्रित भिन्न कौन सी होती है, जिसको सही बटा के रूप में लिखा जाए वो मिश्रित भिन्न होती है। तो 19/3 को सही बटा में कैसे लिखेंगे, 19 को 3 से भाग करेंगे, 3 छिक 18 1 बच गया। तो ये क्या आएगा आपका बराबर में आएगा, शेष फल ऊपर आएगा और 3 क्या आएगा बटा में। तो 6 सही, 1/3 क्या है इसका मिश्रित रूप है। तो किसी भी भिन्न को क्या है ऐसी संख्या ऐसी भिन्न जिसमें क्या है अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो क्या है आपकी अनुचित भिन्न होती है। उसको क्या है आपको मिश्रित रूप में लिखने के लिए क्या है इस तरह भाग करना होता है। उसमें भागफल बराबर में आ जाएगा, शेषफल ऊपर आ जाएगा
और भाजक नीचे आ जाएगा। तो 6 सही है 1/3। इसको अगर वापस क्या है भिन्न के रूप में बदलना हो तो 6 3 18 और 1 जोड़ देंगे। तो इसका बी उत्तर सही है, 6 नंबर का आपका बी उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 6 लिखेंगे, बी उत्तर सही है और 6 सही 1/3 आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिखते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है -12 से अगला बड़ा पूर्णांक है। तो -12 के बाद में -13 आता है, लेकिन वो क्या है -13 -12 से छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो जैसे जैसे क्या उनका अंकीय मान बढ़ता जाता है उनकी वैल्यू क्या है कम होती जाती है। यानी कि 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -3 -2 से छोटा है। तो -12 से छोटा क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या बताना है उससे अगला बड़ा। तो -12 है, इससे बड़ा क्या आ जाएगा -11, इससे बड़ा -10। तो -12 से बड़ा कौन होगा -11 होगा। छोटा पूछे तो -13, तो इसमें बड़ा पूछा है तो -12 से बड़ा -11 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो इसका हम प्रश्न नंबर 7 है और आंसर इसका ए है और कितना है -11 है। तो इस प्रकार हम आंसर लिखते चलेंगे। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत किस प्रकार क्या करती होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की गुना करते हैं वो क्या है क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो प्रश्न नंबर 8 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या उत्तर है लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा उत्तर लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2, ये क्या है परिमाप का क्षेत्र होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है इसका बाहरी माप क्या है, क्षेत्रफल का मतलब ये पूरी जगह। तो परिमाप का क्या होता है लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2 होता है। तो इस प्रकार आयत का परिमाप निकाल सकते हैं इस उत्तर से। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल पूछे है तो लंबाई गुना चौड़ाई, अगर परिमाप पूछते तो लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2 कर देते। प्रश्न नंबर 9 है आपका x में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो x में 8 जोड़ेंगे तो ये तो 8 गुना x हो गया। x में 8 जोड़ेंगे तो x जमा क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा राइट उत्तर है। ये x भाग में 8 और x घटा 8 तो घटा नहीं है, यहाँ पर x में 8 जोड़ना है। तो ये यहाँ पर क्या है बी उत्तर में 8 जोड़ रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी सही है और उत्तर है x जमा में 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 10 न्यून कोण होता है। न्यून कोण 90 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको पता है कि कोण क्या है 3 प्रकार से हम कोणों को बांट सकते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। तो जो कोण 90 का होता है उसको समकोण बोलते हैं, जो कोण 90 से छोटा होता है वो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर न्यून कोण पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या है 3 आपका सही आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। अगर समकोण पूछा जाए तो जो कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण और 90 से बड़ा होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है न्यून कोण 90 से छोटा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 है पाई का मान होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि याद करने में क्या है पाई का प्रयोग करते हैं। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। और पाई का मान क्या होता है कि ये वृत्त है, इसमें ये इसको परिधि बोलते हैं, ये व्यास होता है। परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं। ये मान कितना होता है 22/7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी सही है और कितना उत्तर है 22/7 के लगभग है ये। प्रश्न नंबर 12 है आपका 5 केले 25 रुपए में आते हैं तो एक केला कितने में आएगा। तो यानी कि एक केला कम रुपए में आएगा, कम के लिए भाग। तो यहाँ पर हम 25 को अगर 5 से भाग कर देते हैं, 5 पंजे 25, तो कितना है 5 रुपए का एक केला आएगा और 5 केले 25 के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही है और कितना 5 रुपए। तो इस प्रकार के अगर अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो क्या कर देंगे भाग कर देंगे हम, तो एक वस्तु का मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न 1 से 12 तक है वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब प्रश्न 13 से जो 20 तक है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि या तो सत्य असत्य बताना है आपको, या हाँ नहीं, या क्या है आपको खालिस्तान के रूप में आपको बताना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको देखते हैं। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे क्या है अनंत तक जो संख्या होती है गणना करने के कार्य में प्रयोग की जाती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो उसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है पहले आने वाला। तो 1 से पहले 0 आता है, लेकिन ये 0 क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या में आती है।
इसलिए क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, ये क्या है, असत्य है। तो हम यह क्या लिख देंगे, प्रश्न नंबर 13, और इसका उत्तर क्या है, असत्य है। तो असत्य हम इसका उत्तर भी लिख देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, क्योंकि ये केवल समय से भाग होती है या 1 से होती है। तो ऐसी संख्याएं जो समय से भाग होती हो, 1 से भाग होती हो, वो क्या है, अभाज्य संख्या होती है। तो ये क्या है, कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या है, 1 से जो 20 तक प्रश्न है उसमें केवल आपको क्या है, आंसर ही लिखना होता है, ज़्यादा उसको विस्तृत हल करने की जरूरत नहीं है, छोटे प्रश्न होते हैं वो। प्रश्न नंबर 15 है, एक समकोण का माप होता है। तो समकोण कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य है ये। तो इसका प्रश्न नंबर 15 का क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे, ये बात सत्य है। आगे प्रश्न नंबर 16 है, एक वर्ग में 5 सममितीय रेखाएं होती है। तो वर्ग किस प्रकार की आकृति होती है, तो वर्ग इस प्रकार की वर्ग आकृति होती है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। सममितीय रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो क्या है, किसी आकृति को 2 बराबर टुकड़ों में बांटते दाएं और बाएं, और दोनों टुकड़े एक दूसरे को क्या जब फोल्ड करते हैं तो बराबर आ जाए, तो ये सममितीय रेखा। इसको यहाँ मोड़ेंगे तो ये बिल्कुल इसको कवर कर लेगी। दूसरी इस प्रकार भी यहाँ से इसको काट सकते हैं, तो ये भाग इसको पूरा कवर कर लेगा। इस प्रकार इसको कोण से भी बांट सकते हैं, इस प्रकार भी बांट सकते हैं। तो 1, 2, 3 और 4, तो वर्ग में कितनी सममितीय रेखाएं, 4। इसमें लिखा है कि 5 होती है, तो ये बात क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न नंबर 16 का असत्य है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि वर्ग में 4 सममितीय रेखा होती है। प्रश्न नंबर 17 है, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। तो इस प्रकार वर्ग है ये, वर्ग में विकर्ण कितने होते हैं, 1 और 2। इसी तरह आयत पूछा है, तो आयत में भी कितने विकर्ण होते हैं, 1 और 2 विकर्ण, यानी कि क्या है, जो सम्मुख शीर्ष है उनको मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो इसमें भी 2 सम्मुख शीर्ष मिलाएंगे तो 2 विकर्ण होंगे। ये भी क्या है, इसमें आयत में भी 2 और वर्ग में भी 2। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर लिख देंगे, प्रश्न नंबर 17 का आंसर है आपका सत्य। प्रश्न नंबर 18, 1 लीटर में खालिस्तान मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है आपका 1000। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। आगे प्रश्न नंबर 19 है आपका, घटा 15 घटा ब्रैकेट घटा 10। तो अब आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर घटा हो तो घटा करते वक्त अंदर निशान बदल जाता है। तो अंदर ये घटा है तो घटा करते वक्त दूसरी रकम के निशान बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 15 घटा का जमा में 10 किसका हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, क्योंकि घटा करते वक्त अंदर वाली जो दूसरी जो संख्या है उसका निशान बदल देते हैं। तो ये क्या है, घटा और घटा जमा। तो अब इसमें से घटा के 15 है, जमा के 10 है, घटा वाले ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 5। तो घटा 5 क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का आंसर आ जाएगा घटा 5। तो इस प्रकार हम क्या है, रिक्त स्थान भर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 है आपका, 2/7 बराबर खालिस्तान, 2/7 बराबर 8 खालिस्तान, यानी कि इसके तुल्य भिन्न बनानी है। तो 2 को कितने से गुणा किया, 4 से गुणा किया, 8 आ गया। तो 7 को कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका 28। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में भर सकते हैं या यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये हल कर सकते हैं। आगे भाग ग में क्या है, आपके 1 से जो 20 प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, और भाग, तो इस प्रकार हमने 1 से 20 तक के प्रश्न हैं वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको हल किया। भाग ग के अंदर अति लघु उत्तरीय, यानी कि जो छोटे उत्तर वाले हैं, जो 1 या 2 पंक्ति में हल हो जाते हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। भाग ग में क्या है, आपके 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है, मान ज्ञात करना है, 50 घटा का 40 जमा 8। तो आपको पता है कि 50 का 50 ब्रैकेट के बाहर घटा है, तो घटा करते वक्त दूसरी संख्या का निशान बदल जाता है। तो 40 घटा का है, तो ये बदलने पर किसका हो जाएगा, जमा का, और जमा में 8 आप जोड़ देते हैं। 50 और 40 कितने हो गए, 90, 90 और 8 कितने हुए, 98। तो इस प्रकार एक ही पंक्ति में क्या है, इस प्रश्न को हमने हल कर लिया। तो इस प्रकार हल करना है। आगे प्रश्न नंबर 22 है, मान ज्ञात करो 2 गुना 110 गुना 50। तो इसको क्या है, आप ऊपर नीचे लिख के पहले इसकी गुना करेंगे, फिर इसको 50 से गुना करेंगे, इस प्रकार भी कर सकते हैं। बाकी इसको बड़े सिंपल तरीके से भी हल कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये देखो, इसको अगर क्या है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2 गुना में 50 पहले लिख लिया, गुना में 110।
तो इसमें क्या है, क्रम विनिमय नियम लागू कर दिया हमने, क्योंकि गुना के अंदर क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अगर क्या है, पहले 2 और 50 की गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 50 और 2 की गुना कितनी होती है, 100 होती है, आपको पता है, और गुना में 110। अब आपको पता है किसी भी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से गुना करते हैं तो आगे क्या है, जीरो लग जाती है। तब 110 को 100 से गुना करनी है तो कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। तो इस प्रकार आंसर आ सकता है। आपको इसको ऊपर नीचे लिख के भी गुना कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है आपका, 10 व 20 का मैं से ज्ञात करो, महत्तम समापवर्त्य। तो महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, मैं से होगा, HCF होगा। तो HCF को मैं से महत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 आगे। इसी प्रकार 2 से 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब इसको लिखते हैं, 10 के बराबर क्या आया, 2 गुना 5 गुना 1 आया, 5 दूनी 10 और 1 एकम 10। और 20 के बराबर आया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो आपका मैं से क्या आया, जो कॉमन है वो लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 1। तो 5 दूनी 10 एकम 10, इसका क्या आ गया, मैं से। तो इस प्रकार हम क्या महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, एक घड़ी की सुई कहाँ रुकेगी यदि। तो पहले हम घड़ी को समझते हैं। इस प्रकार घड़ी होती है, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9 होता है, यहाँ पर क्या है 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये इसका सेंटर होता है। तो इसमें मान लो ये मिनट वाली सुई है, हम एक सुई बना लेते हैं, ये 12 से चली है। तो 12 से शुरुआत करें और 1/2 गुणन, 1/2 का मतलब क्या है, इसका आधा, 1/2 का मतलब आधा। तो 1/2 गुणन का मतलब यहाँ आ जाए तो कितने पे आ जाएगी सुई, सुई कहाँ पर रुकेगी, यानी कि यहाँ से 12 से चली है और 1/2 गुणन कर दिया इसने घड़ी की दिशा में, तो कितने पे आ जाएगी, 6 पे। तो लिखेंगे, आकृति बनाएंगे पहले इसकी और लिखेंगे इसका आंसर 6 पर रुकेगी। ये क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। तो आकृति बना के हम इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और आकृति भी हम बना के इसको हल करेंगे। प्रश्न नंबर 25 है, नैना ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा, तो बताओ दोनों ने कुल कितना रिबन। अब आपको पता है कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ करना, यानी कि कुल दोनों को जोड़ के बताना है कि कितना। तो हम यहाँ पर इकाई विधि से हल करेंगे इसको, एक एक नियम से। नैना ने रिबन खरीदा, नैना ने रिबन खरीदा बराबर 2/5 मीटर। दूसरा कौन है, ललिता, ललिता ने रिबन खरीदा बराबर 3/4 मीटर। अब दोनों ने कुल रिबन खरीदा, दोनों ने कुल रिबन खरीदा। तो कुल के लिए क्या होता है, जोड़। तो 2/5 पहले का है, जमा में 3/4 है। तो इनका योग करना है। आपको पता है कि भिन्न जो होती है उनका योग करने के लिए हर बराबर होना जरूरी है। तो इसका हर 5 है, इसका हर 4 है। तो पहले इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या मेथड है कि इनको हम क्या है, इस प्रकार गुणा करेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। तो इसको हम अगर 4 से गुणा कर दें 20 हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर दें यानी कि क्रॉस गुणा कर देंगे, इसको 4 से इसको 5 से। तो पहले हम क्या है, हर बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर बराबर करने पर, तो 2/5 को 4/4 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/4 से गुणा करने पर ऊपर आया 4 दूनी 8, नीचे आया 5 चौके 20। और दूसरे को 3/4 है, इसको 5/5 से गुणा कर देंगे, 5 दिए 15, 4 पंजे 20। अब देखो इसका भी हर 20 है, इसका भी हर 20 है। अब जोड़ कर सकते हैं इसका 8/20 और दूसरे का है 15/20। अब हर है वो सेम का सेम और अंश का क्या कर देंगे, जोड़। तो 15 और 8 कितने हो गए, 23। तो 23/20 क्या आ गया, कुल। ये मीटर में कपड़ा है तो मीटर ये क्या आ जाएगा, कुल कपड़ा आ जाएगा 23/20 मीटर। इस प्रकार हम भिन्नों को क्या है, पहले हर बराबर करते हैं, हर बराबर करके बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, x के 5 गुणे में से 3 घटाने पर बना व्यंजक लिखिए। तो इसमें क्या व्यंजक बनेगा वो बताना है, यानी कि इसको बीजगणित के रूप में प्रकट करना है। पहले x को कितने से गुणा करनी है, ये x है, इसको कितने से गुणा करनी है, 5 से।
तो 5 से इसको गुणा कर देते हैं। उसके बाद में क्या कर देते हैं, इसमें से 3 घटाते हैं, 3 घटा करते हैं। तो गुणा पहले हल होती है, x की और 5 की गुणा 5x हो जाएगी, उसके बाद में घटा में 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है 5x घटा 3। ये क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। भाग ग के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न है, वो आएंगे 3-3 अंक वाले। तो प्रश्न नंबर 27 है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर है तो उसका परिमाप। तो आपको पता है कि वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। परिमाप क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का जोड़ है वो परिमाप होता है। तो सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा भी 20 मीटर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। तो उसका परिमाप कितना आएगा, चारों भुजाओं का जोड़ कर देंगे, 20 20 40 60 और 80। तो परिमाप आ गया 80 मीटर। तो इसको हम क्या सूत्र के रूप में प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि चारों भुजा बराबर है तो एक भुजा को 4 से गुना कर दें। तो इसका सूत्र बन जाता है वर्ग की भुजा बराबर 20 मीटर, वर्ग का परिमाप भुजा गुणा में 4, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। तो 20 गुणा में 4, 20 चौका 80 मीटर क्या है परिमाप आ जाता है। और अगर क्या है, इसका परिमाप दे रखे है और भुजा ज्ञात करनी पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, भुजा से उस परिमाप को भाग कर देंगे। यानी कि 80 मीटर परिमाप है तो उसकी भुजा ज्ञात करना पड़ जाए तो 80 भाग में क्या हो जाएगा 4। 80 को 4 से भाग करेंगे तो भुजा वापसी 20 आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या है, भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा ज्ञात कर लेंगे, परिमाप ज्ञात करना है तो 4 गुना भुजा कर देंगे। प्रश्न नंबर 28 है, 5 कमीजों का मूल्य 1250 रुपये है तो 2 कमीज का। तो इसमें हम क्या है, एकक नियम का प्रयोग करेंगे। यानी कि पहले 1 इकाई का मूल्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद में 2 का आएगा। 5 कमीजों से सीधा 2 कमीज का मूल्य ज्ञात आप नहीं कर सकते। पहले किसका ज्ञात करेंगे, 1 कमीज का। तो 1 का कम होगा, कम के लिए भाग। तो पहले लिखेंगे यहाँ 5 कमीजों का मूल्य बराबर 1250 रुपये। अब यहाँ पर किसका ज्ञात करेंगे, पहले 1 कमीज का मूल्य। 1 का कम होगा, कम के लिए भाग। 1250 भाग में 5 कर दो या बटा में 5 कर दो। तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप रफ पेज पे भाग कर सकते हैं। 1250 को 5 से, 5 दूनी 10, 2 बच गया, ऊपर से 5 उतरा, 5 5 25, 0 बच गया, ऊपर से 0 उतरा ही भाग नहीं हुआ, 0 चढ़ा दी, 250 रुपये आ गया। कितना आया बराबर, यहाँ पर सीधा उत्तर लिख सकते हैं 250 रुपये। अब कितनी कमीज का निकालना है, 2 कमीज का। तो 2 कमीज का मूल्य, अब आपको पता है 2 का ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा किसको, 1 के मूल्य को। 1 का मूल्य 250, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कर दो। आप यहाँ पर अलग गुणा कर सकते हैं। 250 को 2 से, 2 0 0, 2 5 10 की 0, वहाँ से लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 500 रुपये। तो इस प्रकार 1 कमीज का मूल्य 250 रुपये आया। तो 2 का कितना आ गया, गुणा कर दी 2 से, 500 रुपये 2 कमीज का मूल्य आ जाएगा। यानी कि 5 कमीज से 2 का निकालना हो तो पहले 1 कमीज का निकालना पड़ेगा, उसके लिए भाग, 2 का निकालेंगे उसके लिए ज़्यादा के लिए गुना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 29, 30 डिग्री के कोण की रचना प्रकार की सहायता से कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या है, प्रकार और पेंसिल का सहारा लेना पड़ेगा और रूलर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रूलर से हम क्या करते हैं कि एक रेखा लेते हैं। तो एक रेखाखंड ले लिया हमने, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अब इसके ऊपर 30 का कोण बनाना है तो प्रकार की सहायता से एक साइड में चाप लगाते हैं ऐसे। पर यहाँ पर प्रकार रख के सामान्य थोड़ा सा प्रकार खोल के ऐसे चाप लगा देंगे। तो आपको पता है कि पहली जो चाप होती है प्रकार की, यहाँ पर इसको रेखा को काटा है, इसका यहाँ प्रकार रखते हैं, इसको सी बिंदु लिख देते हैं। आपको पता है कि ये पहली चाप है, ये 60 डिग्री की होती है। तो ये पहला कोण बना है, ये कितने का, 60 का। अगर 60 का कोण बनाना होता तो यहाँ पर सीधा इसको मिला देते, ये मान लो डी बिंदु है, तो ये 60 का कोण बन जाता। अब हमें 30 का बनाना है तो इस कोण का क्या करेंगे, आधा। आधा कैसे करेंगे, यहाँ पर सी पर रखेंगे, ऊपर चाप लगाएंगे और अब डी पे रख के क्या इसी तरफ इस चाप को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा भाग हो जाएगा। ये मान लेते हैं ई बिंदु आ गया। तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका, इसको मिला देंगे, ये 30 डिग्री का आ गया। तो इस प्रकार क्या है, 30 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ये 30 डिग्री का कोण है, ये चाप कितने डिग्री की है, 60 की है। 60 का बनाना होता तो सिर्फ इसको सीधा मिला देते। अब इसकी रचना लिखनी है तो आप यहाँ पर इसकी रचना भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे रचना में, ए बी एक रेखाखंड लिया, ए पर प्रकार रख के चाप लगाया जो सी बिंदु है, सी पर प्रकार से चाप को काटा जो डी बिंदु है, ये 60 डिग्री का कोण है। अब सी और डी से क्या इस कोण को आधा किया जो 30 डिग्री का कोण है। आगे प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या है,
रमेश ने एक ज्यामिति बॉक्स 65.55 रुपये, यानी कि ये 65 रुपये है, 55 पैसे हैं, तो इसको दशमलव लगा के लिख दिया 65.55 रुपये में। तो ज्योमेट्री खरीदी उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, तो दुकानदार उसको कितने रुपये, यानी कि उसने 100 रुपये ज़्यादा दिए हैं, उस कुछ रुपये दुकानदार उसको वापसी देगा। कितने रुपये वापसी देगा कि 100 रुपये में से ये जितने का क्या सामान लिया वो घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे कुल रुपये दिए, कुल रुपये दिए बराबर 100 रुपये। अब 100 में दशमलव नहीं है, ऊपर वाले में दशमलव, तो यहाँ दशमलव के बाद में क्या लगा लेते हैं, 0 लगा लेते हैं। तो ये क्या है, उसने रुपए दिए 100.00 इसलिए लगा लिया दशमलव के बाद क्योंकि ऊपर वाली जो संख्या है सामान खरीदा है इसमें दशमलव है। तो इसमें आपको पता है कि जोड़ घटा करते वक्त दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आनी चाहिए। दशमलव के बाद वाले अंक क्या है, पहले के अंक के नीचे पहला अंक, दूसरे अंक के नीचे दूसरा अंक, यानी कि दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश आना चाहिए, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब 65 रुपये में क्या खरीदा उसने, ज्यामिति बॉक्स खरीदे है, ज्यामिति बॉक्स खरीदा बराबर 65 में ये दहाई का अंक है, ये इकाई का है, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, दशमलव के नीचे दशमलव, और दशांश के नीचे दशांश, और शतांश के नीचे शतांश, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव। अब क्या है, रुपए वापस दिए, रुपए वापस मिले या उस दुकानदार ने उसको दिए बराबर। अब घटा कर देंगे कितने दिए, ये 0 है, 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ से दाई इसको देंगे, इससे दाई इसको यहाँ दाई आ जाएगी, 10 बन गए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 10 थे, दाई लेने के बाद 10 में से एक इसने दाई दे दी, 9 बचे, 9 में से 5 गया 4, दशमलव के नीचे बिल्कुल दशमलव। इसी तरह यहाँ 10 थे, एक दाई इसको देने के बाद 9 बचे, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचे दाई देने के बाद 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3, तो 34.45 रुपये क्या है उसके पास वापसी मिलेंगी उसको, दुकानदार उसको 34.45 यानी 34 रुपये और 45 पैसे वापसी देगा। प्रश्न नंबर 31 है, श्वेता की आयु इस समय y वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, इसका एक व्यंजक के रूप में लिखना है। तो श्वेता की आयु, वर्तमान आयु या इस समय आयु, इस समय आयु y वर्ष है, और 8 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व का मतलब पहले, तो 8 वर्ष पहले क्या होगी, 8 साल कम हो जाएगी, कम के लिए क्या होता है घटा, तो ये जो अब आयु है इसमें से 8 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8 साल पहले आयु हो जाएगी इसकी y घटा 8 वर्ष। आगे प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, निम्न में सममिति रेखाएं खींचिए और उनकी संख्या बताएं। तो ये एक वर्ग है, वर्ग में क्या है, पहली सममिति रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, यानी कि 2 टुकड़े करते हैं तो ये टुकड़ा इसको कवर कर लेगा, दूसरा इसको ऐसे भी बांट सकते हैं, ये भी सममिति रेखा क्योंकि ये भाग इसको कवर कर लेगा, तीसरी अगर इसको कोने से बांट दें तो ये कोना इसको पूरा कवर कर लेगा क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है, और चौथी ये सममिति रेखा है। तो इस प्रकार वर्ग में कितनी सममिति रेखा होती है, 4 सममिति रेखा होती है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, तो पहली सममिति रेखा ये हो जाएगी, इसके बीच को इस कोने से मिला देंगे, दूसरी सममिति रेखा में इस कोने को इस बीच से मिला देंगे, इस कोने को इसको इस के मध्य बिंदु से मिला देंगे, तो 3 सममिति रेखा हो जाएगी। अगर भुजा बराबर है तो जितनी भुजाओं क्या करती है उतनी सममिति रेखा खींची जा सकती है, तो ये सममिति रेखा कितनी हुई इसकी 3। आयत है, आयत में केवल क्या आमने सामने एक भुजा बराबर होती है, तो इसको यहाँ से काटेंगे तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, यहाँ से काटेंगे तो ये भाग इसको कवर कर लेगा, अगर यहाँ से ऐसे इसको काटेंगे तो ये कोना यहाँ जाएगा, इसको कवर नहीं करेगा, और यहाँ से भी इस प्रकार भी इसको नहीं काट सकते। तो केवल आयत की कितनी सममिति रेखा होती है, केवल 2 सममिति रेखा होती है। तो इस प्रकार हम सममिति रेखा की संख्या बता सकते हैं और सममिति रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न पत्र के अगले भाग में क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी कि बड़े उत्तर वाले, तो 2 प्रश्न आएंगे आपके 33 और 34 जो 5-5 अंक के होंगे, यानी कि उनको विस्तृत हल करना है। तो प्रश्न नंबर 33 है आपका, एक त्रिभुज का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की 2 भुजाएं 14 और 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो त्रिभुज इस प्रकार हम एक रफली आकृति बना के देखते हैं, एक भुजा 14 है, दूसरी भुजा 18 है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो इसका परिमाप कितना है, 44। आपको पता है परिमाप का मतलब सारी भुजाओं का जोड़, तो तीनों भुजाओं का जोड़ है 44, तो उसमें से 2 भुजा ये है, तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर, त्रिभुज की पहली भुजा 14 सेंटीमीटर, त्रिभुज की दूसरी भुजा
18 सेंटीमीटर। अब क्या है, त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा क्या आएगी, 44 जो परिमाप है तीनों भुजाओं का जोड़, उसमें से ये दोनों भुजाएं जोड़ के घटा देंगे। 14 और 18 पहले जोड़ करेंगे ब्रैकेट में, उसके बाद इसमें से घटा देंगे। तो 44 का 44 इसमें जोड़ करके देख लो, 14 का 18 का जोड़ किया, 8 और 4 12, हासिल लगी 1, 1 2 और 1 हासिल का 3, 32। तो ये 32 घटा देते हैं भाई। अब 44 में से 32 घटा देते हैं, कितना बचता है, 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, कितना आया 12। तो 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा आ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या है, भुजा ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 34 है आपका, सही मिलान करना है। तो ये 3D आकृतियाँ दे रखी है, इनको उनके नाम से मिलाना है। तो ये आकृति है, इसमें सभी भुजा बराबर है। ये क्या है, एक जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें एक गोटी होती है, उसके 6 के 6 फलक बराबर होते हैं। वो किस आकार की होती है, घन आकार की होती है। तो बिल्कुल सीधा मिलान है इसका, घन है, क्योंकि 6 के 6 फलक बराबर होते हैं, सारी भुजा बराबर होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये घन आकार की है। दूसरा एक फुटबॉल का चित्र है। तो फुटबॉल किस का आकार का होता है, एक गोले जैसा होता है। तो गोले के साथ मिला देंगे इसको, इस 5वीं आकृति से। अगली आकृति क्या है, एक बेलन के आकार की है, पाइप जैसी गोल आकृति हो बेलन जैसी, तो उसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। तो इस आकृति को किससे मिला देंगे, आपको इस बेलन से मिला देंगे। और आगे क्या है, ये ईंट जैसी आकृति। ईंट किस आकार की होती है, ईंट होती है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है। ये किस आकार की आकृति होती है, घनाभ आकार की होती है। तो इसको क्या है, घनाभ से मिला देंगे हम। और आगे ये क्या है, एक जोकर की टोपी जैसी आकृति, इसको क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। तो इसको हम क्या है, शंकु से मिला देंगे। तो इस प्रकार के हम आकृतियों को उनके नाम से मैच कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने 6ठी कक्षा की जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन किया। तो इसमें हमने देखा कि प्रश्न नंबर 1 से जो 20 तक है वो 1-1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 21 से 26 है वो 2-2 अंक के प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। और प्रश्न नंबर आपका 27 से लेकर और 32 तक है वो 3-3 अंक के आएंगे, लघु उत्तरीय। और प्रश्न नंबर 33 और 34 है वो आपका क्या दीर्घ उत्तरीय होगा, 5-5 अंक वाले प्रश्न होंगे।